morning. Welcome to my channel. I am Nidhi. लेक्चर 6 में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आज हम आरएनए के टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल्स में निम्न 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए थ्री टाइप ऑफ आरएनए पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है mRNA। सेकंड हमारा tRNA, सॉरी यहाँ पे स्मॉल t होगा। एंड लास्ट rRNA। ओके, mRNA को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर यानी जो संदेशवाहक है, मैसेज को फॉरवर्ड करता है। टी का मीनिंग है यहाँ पे स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर आरएनए। एंड आर का मीनिंग है राइबोसोमल आरएनए। फर्स्ट है mRNA, सेकेंड tRNA एंड थर्ड rRNA। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे mRNA। mRNA की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। mRNA को हिंदी में कहते हैं संदेशवाहक या दूत आरएनए भी। दूत का मीनिंग है जो मैसेज को लेके जाए, ट्रांसफर करे यानी ले जाए। यह केंद्रक में स्थित एक फंक्शनल जीन या केंद्रक में स्थित एक फंक्शनल जीन के डीएनए के अनुलेखन से बनता है। अनुलेखन से बनता है। ट्रांसक्रिप्शन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में एमिनो अम्ल के निश्चित क्रम को निर्धारित करने की सूचना mRNA में संचित होती है।
जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको डिफाइन भी करना है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्योंकि आरएनए क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन या निर्माण। सिंथेसिस में एमिनो अम्ल के एक निश्चित क्रम को निर्धारित करने की सूचना, मान लीजिए CTAG, ये डीएनए ने मैसेज करा है कि ऐसी सूचना आपको आरएनए को आपको तैयार रखनी है। तो आरएनए क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड अम्ल के निश्चित क्रम को, एक डिसाइडेड सीक्वेंस है, को निर्धारित करने के लिए की सूचना कौन पहुंचाएगा? mRNA। ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर की फोटोकॉपी नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए mRNA प्रतिलिपि को लेकर, यानी वैसी ही फोटोकॉपी, जैसी डीएनए ने मैसेज ऑर्डर किया है, मैसेज किया है आरएनए को, वैसी ही फोटोकॉपी को लेकर कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस से बाहर जाकर कहाँ पहुंच जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो जैसी डीएनए ने इसको ऑर्डर दिया था, वैसे ही मैसेंजर आरएनए फोटोकॉपी तैयार करके न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस से स्थानांतरित हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम से यह जुड़कर, राइबोसोम से अटैच होकर यह पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के क्रम को निर्धारित करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, CTAGU, इस तरह से क्रम को क्या करेगा? निर्धारित करेगा, डिसाइड कर देगा कि हाँ यही सीक्वेंस होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रोटीन के लिए mRNA एक विशेष चेन बनाता है, स्पेशल चेन डिजाइन करेगा या बनाएगा। इसीलिए लास्ट कमेंट है mRNA का, इसीलिए जैकब एंड मोनेड, जैकब एंड मोनेड साइंटिस्ट हैं ये। 1961 में जैकब एंड मोनेड ने 1961 में mRNA को दूत नाम दिया। क्या नाम दिया? दूत नाम दिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोकैरियोटिक mRNA और यूकैरियोटिक mRNA की। प्रोकैरियोटिक mRNA पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। इनके अणु का जो भार होता है ये है आपका प्रोकैरियोटिक mRNA, और ये वाला है यूकैरियोटिक mRNA। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक mRNA, यूकैरियोटिक mRNA। तो प्रोकैरियोटिक का अणु भार कितना होगा? 5 लाख अणु।
से 20 लाख तक। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एक mRNA अणु में अधिकतर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण का संदेश होता है, यानी कोड होते हैं। यह है कोडिंग भाग और यह है नॉन कोडिंग। इस mRNA अणुओं को पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहते हैं। इसमें सिस्टोन डीएनए का वह खंड है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना क्या होती है, कोडिंग रहती है। तो सिस्टोन किसको कहेंगे, कोड वाले भाग को, सिस्ट्रॉन। यही क्रियात्मक जीन भी है। क्या है, क्रियात्मक जीन या फंक्शनल जीन। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक आरएनए की। यह एक जीन के समतुल्य है, यानी पूरा यूकैरियोटिक mRNA क्या है, एक जीन कहला सकता है। यूकैरियोटिक सेल्स का mRNA कैसा होगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही अणु है, ये एक अकेला अणु ही एक जीन के बराबर है और यहाँ पर जीन का काम क्या करेगा, सिर्फ ये कोड करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन बातों को और बहुत ध्यान से नोट्स में लिखिएगा। यूकैरियोटिक का एक mRNA मोनोसिस्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें ये पूरा जीन दिख रहा है, ये जीन के ही इक्वल है, अर्थात इसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का संदेश होता है, मैसेज होगा। mRNA अणुओं की लंबाई में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए आवश्यक कोडॉन की संख्या पर ये डिपेंड करेंगे। mRNA अणु कैसे होते हैं, स्थायी भी होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलकीकरण के तुरंत बाद इनका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाता है। अतः mRNA की संश्लेषण दर जो होगी सबसे अधिक होती है। इसकी जो निर्माण यानी फॉर्मेशन होने की जो टाइमिंग है वो सबसे अधिक होगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे mRNA की डेफिनीशन की। mRNA कैसा है, एक अस्थायी अणु है, अस्थायी है। पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलकीकरण यानी पॉलीमर बनने के बाद इसका क्या हो जाएगा, अपघटन। mRNA की संश्लेषण दर सबसे अधिक होगी, सिंथेसिस पावर सबसे अधिक होगी। mRNA कोशिका में कुल 3 से 5% ही पाया जाता है और इसका आरंभ के कोडॉन में कैप लगी होती है, जैसा कि अभी आपको मैंने इसमें दिखाया हुआ था। यहाँ पर कैप और जो ग्रुप लगा होगा वो मिथाइल होगा, ठीक है। इसमें जो समापन कोड होता है लास्ट का, वो सदैव UAA हो सकता है, UAG हो सकता है या UGA हो सकता है। सो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे ट्रांसफर आरएनए या tRNA की। ट्रांसफर आरएनए या tRNA साइटोप्लाज्म में उपस्थित एमिनो अम्ल के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं।
दिस इज सेल न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो टीआरएनए का हिंदी मीनिंग ही है ट्रांसफ़र या स्थानांतरण। तो ये राइबोसोम तक एमिनो अम्ल के अणुओं को पहुंचाने का काम करते हैं। और राइबोसोम पर लगे एमआरएनए अणुओं पर अपने फिक्स्ड एक्टिव साइट पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अकॉर्डिंग फिट हो जाते हैं। यह काम पूरा हो जाने पर टीआरएनए अणु साइटोप्लाज्म में वापस चले जाते हैं। साइटोप्लाज्म में वापस चले जाते हैं और फिर से अपना फंक्शन रिपीट करते हैं। आरएनए को अनुकूलक या एडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है, क्योंकि इनके एमिनो एसिड एडाप्टर की भांति ही कार्य करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें सॉल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। बीस अमीनो अम्ल के लिए लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के लिए 60 प्रकार के टीआरएनए अणु काम करते हैं। कोशिका के कुल आरएनए का यह लगभग 15 से 18% होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। यहाँ तक थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने चीज़ों को समझाया है और बोला है, वैसे ही आपको थ्योरी लिखनी भी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया किसने था। टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया था क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं इसको। रॉबर्ट होले ने 1964 में टीआरएनए का कौन सा मॉडल दिया? क्लोवर लीफ मॉडल। क्यों? क्योंकि यह क्लोवर की पत्तियों के जैसा दिखाई देता है। ये क्लोवर लीफ है और इसका स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्लोवर लीफ मॉडल। इनके कुछ सहयोगी साइंटिस्ट डॉक्टर खुराना और नीरेनबर्ग भी थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया। डॉक्टर खुराना, डॉक्टर नीरेनबर्ग एंड रॉबर्ट होली को।
टीआरएनए अणु का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। तो ये है आपका टीआरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल। तो इसमें सबसे बाहर की ओर एक्सेप्टर आर्म पाई जाती है। एक्सेप्टर आर्म में ए आर्म भी जुड़ा होता है, जिसे हम 5' भी कह सकते हैं। यहाँ पर OH ग्रुप अटैच होता है। दूसरा होता है एंटी कोडान आर्म। ये आपका होता है गोल, जो नीचे का हिस्सा है एंटी कोडान आर्म, जहाँ पे कोड लिखे हैं GAA, ग्वानीन एडनिन एडनिन। अब इसका अपोजिट अगर एंटी कोडान का देखेंगे हम, तो G के सामने आएगा C, A के सामने U, दूसरे के सामने U। ये हो गया आपके एंटी कोडान के कोडान CUU। यह mRNA के उसी कोडान का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और यहीं से दूसरे लूप अटैच हो जाते हैं और जितने भी अमीनो एसिड की मैसेज होते हैं वो यहीं से फॉरवर्ड हो जाते हैं। फिर है आपका DHU और T लूप। जो T लूप होता है, यह भुजा टीआरएनए को राइबोसोम से अटैच करेगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तब यह चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो T लूप राइबोसोमल साइट है, जहाँ से राइबोसोम एक्टिव स्टेज पर आके अटैच हो जाता है। और आपका DHU लूप या D लूप जो होता है, ये एंजाइम लूप है। यहाँ पर एंजाइम की जो स्पेशल साइट होती हैं, एक्टिव साइट होती हैं, वो इनके सक्रिय स्थल पर आकर यानी एक्टिव स्टेट पर आकर, एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाती हैं। इस तरह से यह क्लोवर की तरह, लीफ की तरह दिखाई देता है, इसीलिए रॉबर्ट होले ने इसको क्लोवर लीफ मॉडल बताया। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। इसका 5' जो ग्रुप है वहाँ पे OH ग्रुप अटैच होता है, ये एक्सेप्टर है। D लूप एंजाइम लूप है, जहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट अटैच होती है। ये आपका है एंटी कोडान आर्म, जहाँ पे ग्वानीन एडनिन एडनिन के कोडान जुड़े होते हैं। यहीं पे अमीनो एसिड की जितनी भी मैसेज हैं वो फॉरवर्ड होते हैं। और T लूप है, वो राइबोसोमल साइट है, जो राइबोसोम की स्पेशल साइट से अटैच हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड RNA, राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA या rRNA, ये राइबोसोम में होते हैं। राइबोसोम में ही पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन राइबोसोम। प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इनका जो अटैचमेंट होता है वो सब यूनिट से होता है, क्योंकि राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। जो सब यूनिट होती है उससे अटैचमेंट होता है, यही इसका फंक्शन है। और इसी कारण कोशिका में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। सबसे अधिक संख्या में जो पाया जाने वाला RNA है वो राइबोसोमल RNA है। कोशिका का कुल कितना प्रतिशत? 80% भाग राइबोसोमल RNA बनाता है। तो जब भी ऑप्शनल क्वेश्चन में आएगा तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला RNA कौन सा है? rRNA। प्रत्येक राइबोसोम का यह 65% भाग बनाएगा। यहाँ पर है कोशिका का कुल RNA 80% rRNA, और राइबोसोम का लगभग 65% भाग भी कौन बनाएगा? rRNA। शेष जो 35% भाग है वो होता है प्रोटीन का। राइबोसोम में 2 पार्ट्स हो गए, 35 एंड 65।
जो 65% है वो है राइबोसोम आरएनए, और 35% क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसको आपको थ्योरी के रूप में ही लिखना है। इस प्रकार यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के राइबोसोम होते हैं। उनमें पाए जाने वाले आरएनए भी भिन्न होते हैं। प्रोकैरियोटिक में पाया जाने वाला आरएनए जो होता है वो 70S, और यूकैरियोटिक में पाया जाने वाला आरएनए 80S टाइप का होता है। इनकी अलग अलग यूनिट होती हैं। इस प्रकार यह 3 डायमेंशनल भी होता है, क्योंकि इसमें भी एक लूप बनता है। और टोटल इसमें 1874 न्यूक्लियोटाइड से 4718 न्यूक्लियोटाइड्स भी जुड़े होते हैं। इसकी जो लूप बनते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। ये बार बार लूप बनते जाएंगे इसमें, और ये आपके बेस जुड़ते जाते हैं। जो इसका बेस का जो चेन है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होगी, जो इसका बेस होगा न्यूक्लियोसाइड, और बाद में ये क्षार जुड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार mRNA, tRNA, rRNA के अतिरिक्त कोशिकाओं में कुछ अन्य प्रकार के आरएनए भी पाए जाते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये भी स्पेशल है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसे कहते हैं SNRNA, और इन्हें कहेंगे हम SCRNA। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्मॉल एन से न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, वे आरएनए जो न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं, जिसमें 100 से 215 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। साइटोप्लाज्मिक आरएनए कहाँ पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, और ये जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके होते हैं, इसीलिए इनको RER भी कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। और ये इस टाइप के जो राइबोसोम होंगे वे कहाँ पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। ये है आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हैं आपके राइबोसोम। फिर होता है कैटालाइटिक एंजाइमेटिक आरएनए, जो सभी प्रकार की केमिकल प्रोसेस में एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। इस जैव उत्प्रेरक एंजाइम का नाम हर साल बोर्ड में आता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। 1980 में थॉमस ची और एल्टमान ने इस जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटेलाइजर का जो नाम बताया उसे कहते हैं हम राइबोजाइम। राइबोजाइम ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे चल के जब रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन में ये बहुत काम आएगा। राइबोजाइम
राइबोसोमल आरएनए से ही निकलता है और ये एक बायो कैटेलाइजर की तरह काम करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है। फिर होता है आपका जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो जेनेटिक आरएनए है वो आपके हमेशा वायरस में पाया जाएगा। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो क्या होगा? आरएनए, ना कि डीएनए। या डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी, बट वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड मेन है वो आरएनए है, इसीलिए इसको कहते हैं जेनेटिक आरएनए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।